एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कुछ बैरियर का डीएक्टिवेट होने के बाद बुल किंग, सिल्वर विंग सभी लोग वहां से भागने लगते हैं और युंजी अपने साथ कुछ लोगों को लेकर बाहर आती है और तभी टाइमर 0 हो जाता है और बॉम्ब ब्लास्ट से काफ़ी सारे लोग मारे जाते हैं। इतने सारे लोगों को मरा देखकर लियांग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। ये सुनकर सिल्वर विंग कहता है कि वो लोग वीक थे, इसलिए वो लोग होली ट्रेजर के लिए कम्पीट नहीं कर सकते थे। यहाँ पर आकर वो लोग सिर्फ अपना मौत का बुलावा दे रहे थे। ये सुनकर लियांग कहता है कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं है, भूलो मत कि हमने ही तुम्हें बचाया है। सिल्वर विंग कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि उसका जैसा न्यूक्लियर बम मुझे चोट पहुंचा सकता था? मैं तुम्हें याद दिला देता हूं कि वो होली ट्रेजर को मैं ही लूंगा। हालांकि तुमने मुझे बचाया है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे खिलाफ मर्सीफुल नहीं होऊंगा। तभी वहां पर एक बहुत ही ज्यादा रोशनी चमकने लगती है और कुछ देर के बाद वहां पर एक बहुत ही बड़ा मेढक अपीयर हो जाता है जिसके सर पर वो होली ट्री होता है। उसे देखकर हान सोचता है कि प्रीवियस लाइफ में एम्परर को भी इसके लिए फाइट करना पड़ा था, लेकिन कोई भी इसका असली वैल्यू को बता नहीं पाया था। वहीं पर काफी सारे लोग उस पेड़ को लेने के लिए जाने लगते हैं और युंजी भी जाने लगती है, लेकिन हान उसे रोकते हुए कहता है कि अभी जाना काफी ज्यादा बेकार होगा क्योंकि उस मेंढक का पावर काफी ज्यादा स्कैरी है, वो लोग उससे बिल्कुल भी फाइट नहीं कर पाएंगे। वहीं पर वो मेंढक उन सभी लोगों को खाने पीने पर दे रहा होता है। सिल्वर विंग और बुल किंग उससे फाइट करने की कोशिश कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि ये हम लोगों को इतनी आसानी से हरा देगा और ये पहली बार है कि मैं इतना ज्यादा पावर को देख रहा हूँ। लगता है कि वो मोस्टर प्यूरिफाइंग लेजेंड स्टेट में पहुंच गया है। ये लेवल इंसानों में रिलम ऑफ गॉड के जितना बराबर होता है। सिर्फ लू फैमिली का फर्स्ट पैट्रियार्च ही इस लेवल में पहुंच पाया था। तभी हान युंजी से कहता है कि वो कोई इंसान नहीं है, वो इस होली ट्री को गार्ड करने वाला गार्ड है। मुझे डर है कि कोई भी उसे हरा नहीं पाएगा और सोचता है कि उसके पास इतना ज्यादा पावर है कि सोचा भी नहीं जा सकता है। शायद कोई भी अर्थ पर उसे हरा नहीं पाएगा। शुरुआत से वो फोर्स का यूज करके लिया नहीं जा सकता है, हमें सही टाइम का इंतजार करना पड़ेगा। वहीं पर उस ट्रेजर को देखकर सिल्वर विंग और बुल किंग कह रहे होते हैं कि आखिर वो किस तरह का ट्रेजर है जो कि एक छोटा सा ट्री का जैसा दिख रहा है। उसका गार्ड काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो लोग लिस्ट में से हमारे जैसे 2 पावरफुल लोगों को भेजे हैं। वहीं पर लोंग बाओतियन को दिखाते हैं जो होश में आकर कहता है कि मैंने काफी दिनों तक उस असहनीय दर्द को सहा है और ये पहली बार है कि मैं ऐसा सिचुएशन में पड़ गया था, तुम बस मेरा आने की इंतजार करो। वहीं पर बैटल फील्ड में दिखाते हैं जहाँ पर स्वानु कंपनी के लोग काफी सारे हेलीकॉप्टर से आ रहे होते हैं और ऊपर से ही सब लोगों को वहां से भागने के लिए कह रहे होते हैं और जो लोग नहीं भागेंगे वो लोग मार दिए जाएंगे। उन्हें देखकर सिल्वर विंग और बुल किंग कहते हैं कि आखिर वो लोग यहाँ पर खुद ही क्यों आ गए हैं, वो लोग तो सिर्फ हम दोनों को यहाँ पर भेजे थे ना। सिल्वर विंग कहता है कि लगता है कुछ ट्रेजर का कीमत जितना वो लोग सोचे थे उससे कहीं ज्यादा है, इसलिए वो लोग खुद ही यहाँ पर आ गए हैं। स्वानु एक ग्लोबल बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है और उसके पास काफी ज्यादा पावर है और वही लोग सिल्वर विंग और बुल किंग को हायर किए थे। तभी उनका बॉस जिसका दोनों हाथ रोबोटिक्स होता है मेंढक पर अटैक करने का ऑर्डर देता है, इसलिए वो लोग काफी सारे मिसाइल से हमला कर देते हैं और उसका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। तभी उनका बॉस क्वांसी नीचे आता है और उन तीनों को देखकर कहता है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ से जाने के लिए बोला था कि नहीं। ये बोलकर वो सिल्वर विंग और बुल किंग को उन लोगों को खत्म करने के लिए कहता है। ये सुनकर सिल्वर विंग कहता है कि मिस लू क्वांसी आ गया है और ट्रेजर वही लेकर जाएगा, इसलिए क्या आप यहाँ से हट सकते हैं। युंजी कहती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर सिल्वर विंग कहता है कि मैं मिस को संभालता हूँ, तुम जाकर बाकी के लोगों को संभाल लो। तभी बुल किंग सबको मारना शुरू कर देता है। ये देखकर हान के बुली क्लासमेट वहां से भागने लगते हैं और युंजी से हेल्प मांगने लगते हैं। वहीं पर लियांग उस पर रॉकेट से हमला कर रहा होता है, लेकिन उसके अटैक से उसे बिल्कुल भी कुछ नहीं हो पा रहा होता है। ये देखकर बुल किंग कहता है क्या तुम मुझे झैंग समझ के रखे हो, लगता है कि तुम अभी भी नहीं जानते हो कि मेरे पास सबसे ताकतवर डिफेंस है, वो रॉकेट मुझे कुछ भी चोट नहीं पहुंचा सकता है। ये देखकर लियांग उससे पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। हान कहता है अब जबकि तुम उसे चोट नहीं पहुंचा पा रहे हो तो तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। ये सुनकर वो भागने लगता है और हान उससे फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर बुल किंग कहता है लगता है कि तुम काफी ज्यादा लकी हो जो कि मेरे हाथों से तुम मरने वाले हो। ये बोलकर वो दोनों अटैक करते हैं जिससे उन दोनों का फिस्ट एक दूसरे से टकराता है और हान का ताकत बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने के कारण बुल का हाथ का हड्डी टूट जाता है और वो दूर जाकर फेंका जाता है। और हान कहता है लगता है कि तुम काफी ज्यादा अनलकी थे जो कि मुझसे फाइट करना पड़ गया तुम्हें। अपना वैसा हालत देखकर बुल किंग भी बोल रहा होता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, मेरा डिफेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम मुझे एक हाथ से कैसे तोड़ सकते हो। वहीं पर युंजी भी सिल्वर विंग को हरा देती है। ये देखकर वो कहता है कि तुम तो अपना पावर छुपा के रखी थी। युंजी कहती है कि मैं अपना पावर छुपा के नहीं रखी थी बल्कि तुम ही कमजोर निकले। तभी क्वांसी उसके सामने आकर कहता है कि वो लोग सच में काफी ज्यादा कमजोर थे, लेकिन मेरे बारे में क्या कहना है। उसे देखकर युंजी कहते हैं कि स्वानु का फर्स्ट रूलर तुम ऑलरेडी फाउंडेशन के पीक स्टेज में पहुंच गए हो, लेकिन रोबोटिक्स हाथ लगाने के कारण तुम्हारा लेवल दान की स्टेज से कंपेयर किया जा सकता है। ये सुनकर वो कहता है कि तुम्हारा चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर लग रहा है कि तुम बहुत कुछ जानती हो, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, लेकिन उसके बदले तुम मुझे परेशान करना बंद कर दोगी। वो कहते हैं कि तुम सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लगता है कि मुझे तुमसे स्ट्रॉन्गर कोई मिलेगा नहीं, इसलिए मैं तुमसे फाइट करूंगी। ये सुनकर वो उस पर हमला करने लगता है, लेकिन युंजी उसके अटैक से बच जाती है। तभी वो लोग दोबारा से हमला करते हैं। ये देखकर क्वांसी अपने सभी लोगों को अटैक करने के लिए कहता है, इसलिए वो सभी के सभी लोग दोबारा से मेंढक पर हमला करते हैं। ये देखकर हान सोचता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। तभी वो मॉन्स्टर उनके अटैक के पावर को ऑब्जर्व करके उन्हीं पर अटैक कर देता है
और यही मेंढक अपने पावर को जमा करके अटैक करता है, जिससे उनका 5 हेलीकॉप्टर तबाह हो जाता है। ये देखकर क्वांसी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो पहले लू युनजू को संभालने के बारे में सोचता है। ये सोचकर वो अपना बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जिससे उसका पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये देखकर लू युनजू थोड़ी सी डिप्रेस होने लगती है और तभी वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन उसका पंच लगने से पहले ही वो मेंढक अपना जीभ निकालकर युनजी के सामने ला देता है और युनजी को खाने वाला होता है। ये देखकर हान को याद आ जाता है कि उसके पिछले लाइफ में युनजी को वो ट्रेजर मिला था, इसलिए वो जल्दी से जाकर क्वांसी को अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। ये देखकर क्वांसी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो अपना काफ़ी ज़्यादा पावर का यूज करके युनजी पर हमला करने वाला था। वहीं पर हान को दिखाते हैं जिससे कि वो मेंढक निकल जाता है। ये देखकर लियांग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और युनजी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर उसने मुझे बचाया क्यों। वहीं पर ये देखकर क्वांसी सोचता है कि चाहे उसका मकसद जो भी हो, लेकिन उसका डिफेंसिव पावर इतना ज़्यादा कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकता है जिसके कारण मेरा आर्मी टूट गया। इसके बाद फैंग फैमिली को दिखाते हैं, जहाँ पर फैंग झेंटियन के फादर बोल रहे होते हैं कि उस ट्रैप को सेट करने में मैंने अपने फैमिली का बहुत ही सारा पैसा लगा दिया है और उसके साथ साथ सिटी के लगभग सभी कल्टीवेटर को भी ऑफेंड कर दिया है। तभी वहाँ पर उसका एक बंदा आकर कहता है कि बहुत ही बुरी खबर है, यंग मास्टर पर अटैक हो गया है और प्लान भी फेल हो गया है। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और कहने लगता है आखिर ये कैसे हो सकता है, और एल्डर ली भी तो उनके साथ थे ना, आखिर उन्हें कौन कैसे हरा सकता है, कहीं किसी और फैमिली का एल्डर मास्टर तो अफेयर नहीं हो गया था ना। वो बताता है कि उन दोनों पर दो पंक्स ने रॉकेट लॉन्चर से हमला करके दोनों को घायल कर दिया है। ये सुनकर उसके सीने में दर्द होने लगता है और वो कहता है कि जल्दी से और लोगों को भेजो, हमें किसी भी हालत में वो ट्रेजर चाहिए। ये बोलकर वो सोचता है कि अगर हमें वो ट्रेजर नहीं मिला तो लीडर काफी ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और वो हमारे फैमिली को बर्बाद कर देगा। इसके 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो मॉन्स्टर हान को अपने पेट से उल्टी करके निकाल देता है, जो कि उसके लिए काफी ज्यादा घटिया एक्सपीरियंस होता है। हान को अपने पेट से निकालने के बाद वो मेंढक गायब हो जाता है। उसे देखकर हान कहता है कि उसका स्ट्रेंथ तो सच में काफी ज्यादा था। इस ट्रेजर को फोर्सफुली लेना सच में काफी ज्यादा मुश्किल था। उसे लेने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था उसके पेट के अंदर जाना। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये लू युनजी को मिलना चाहिए था, लेकिन मैं बीच में आ गया, जिसके कारण अब ये मेरा हो चुका है। पिछले लाइफ में इस ट्रेजर के कारण लू युनजी का मर्डर कर दिया गया था, लेकिन अब जबकि हान को वो ट्रेजर मिल गया है तब लू युनजी का जान नहीं जाएगा। हान इस ट्रेजर के बारे में गलती से एक पुराने किताब में पढ़ लिया था, जिसमें लिखा था कि इसका यूज करने से पहले इसमें पत्ता, फूल और फल ग्रो होने के बाद ही इसका यूज किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। लेकिन हान इसको लेकर पहले से तैयार होता है, क्योंकि अभी स्पिरिचुअल पावर का रिवाइवल होने का सिर्फ पहले स्टेज पूरा हुआ है। इसके बाद वो अपने स्कूल जाते हुए सोच रहा होता है कि अब जबकि मैंने इस पेड़ को पा लिया है तो अब मेरा दूसरा स्टेप है लुआ को ढूंढना, लेकिन उससे पहले मुझे उस कॉलेज में जाना पड़ेगा जिसमें वो पढ़ती है, और वो स्टेट के टॉप कल्टीवेशन कॉलेज में पढ़ती है। हान को देखकर सभी लोग अजीब तरह से बातें कर रहे होते हैं कि देखो जी तो वही है ना। ये सब देखकर हान को थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है कि आखिर ये सभी लोग ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। तंग आकर वो सबसे पूछता है आखिर तुम लोग मुझे देखकर ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो। हान को इतने सामने से देखकर एक बंदा काफी ज्यादा डर जाता है और वो जल्दी से जाते हुए युनजी को बताता है कि वो मरा नहीं है। 10 मिनट के बाद युनजी उसे पूरा सिचुएशन समझाती है कि किसी ने उसका वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया था, जिसके कारण सबको लग रहा है कि तुम मारे जा चुके हो और अभी सभी के सभी फोर्सेस उस मेंढक को ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर हान ठीक है बोलकर वहां से जाने लगता है। तभी वो उससे पूछती है कि आखिर तुम मुझे बचाए क्यों थे। हान कहता है कि हम लोग क्लासमेट है, इसीलिए हम लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तभी वो कहती है कि मैं तुम्हें ये सजेस्ट करती हूँ कि तुम मेरे फैमिली के लिए काम करना स्टार्ट कर दो, वैसा आइडेंटिटी होने के कारण कोई भी तुम पर अटैक नहीं करेगा। हान उसे थैंक्स बोलकर कहता है अगर वो लोग मुझसे पंगा लेने के बारे में सोचेंगे तो उन लोगों को सबसे पहले मुझसे ताकतवर होना पड़ेगा, और सोचता है कि वो उस ट्रेजर और मेंढक के बारे में एक भी सवाल नहीं पूछी है तो इसका मतलब लू फैमिली बाकी मिस्टीरियस फैमिली जितना सेमलेस नहीं है। तभी वो कहती है कि ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत हो, वो ट्रेजर काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, मेजर फैमिली जरूर तुम पर अटैक करके उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हान कहता मैंने कहा ना जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो खत्म कर दिया जाएगा। ये सुनकर वो सोचती है कि ये तो सच में काफी ज्यादा जिद्दी निकला, जब टाइम आएगा तो तुम खुद ही मेरे पास रोते हुए आ जाओगे। ये बोलकर वो सोचती है कि मुझे अपने कल्टीवेशन पर फोकस करना पड़ेगा। मैं काफी टाइम तक अपने कल्टीवेशन लेवल को सप्रेस करके रखी थी, इस बार जब मैं ब्रेक थ्रू करूंगी तब मुझे जरूर लेजेंडरी 9th लेवल या फिर उससे हायर ग्रेड के लेवल में पहुंचना पड़ेगा। वहीं पर क्लास में दिखाते हैं जहाँ पर एक नया टीचर आया हुआ होता है और वो सभी लोगों को बता रहा होता है कि आई एम श्योर कि तुम लोग अर्थ में हुए चेंजेस को देख पा रहे हो, तुम में से काफी सारे लोग इस चेंज में इन्वॉल्व भी हो गए। इन चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए हमारे स्कूल कुछ एडजस्टमेंट किया है। जो स्टूडेंट अपना पैरानॉर्मल पावर को अवेकन किया है या फिर इमोर्टल कल्टीवेशन का क्वालिफिकेशन हासिल कर लिए हैं, उन लोगों को अलग से एजुकेशन दिया जाएगा और वो स्टूडेंट्स स्पिरिचुअल एनर्जी के रिवाइवल एरा में हमारे कंट्री का पिलर बनेंगे। तुम सभी लोगों को 1 महीने के अंदर में टेस्ट होगा और रिजल्ट के अनुसार तुम सभी लोगों को अलग अलग क्लास में भेज दिया जाएगा, और जिनका कल्टीवेशन लेवल हाई होगा वो लोग एडवांस क्लास को ज्वाइन करेंगे और जो लोग आउटस्टैंडिंग होंगे वो लोग हाई स्किल को स्किप करके डायरेक्ट कॉलेज में जा पाएंगे।
और यही बातें हैं कि हान स्कूल से जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर फैंग अपने कार से आ जाता है और जल्दी से बाहर निकलकर उसे रुकने के लिए कहता है। उसे देखकर हान उससे पूछता है अब तुम्हें क्या चाहिए। फैंग कहता है कि अब जबकि तुम मरे नहीं हो तो हमारे स्कोर सेटल करने का वक्त आ गया है। उस वक्त तो तुम और लियांग जिंगसी कैनन में रॉकेट लॉन्चर के दम पर काफी ज्यादा उछल कूद कर रहे थे। चलो अब बताओ कि तुम मेरे हाथों से मरना चाहोगे या फिर सुसाइड करना चाहोगे। ये सब सुनकर हान उससे पूछता है कि चलो जल्दी से बता दो कि लियांग कहाँ पर है, कहीं तुमने उसे हर्ट तो नहीं कर दिया है ना। ये पूछकर वो सोचता है कि लियांग के कैरेक्टर के अनुसार जब कभी भी वो मुसीबत में पड़ेगा तो वो जल्दी ही मुझे कांटेक्ट करेगा, लेकिन अभी तक उसने मुझे कांटेक्ट नहीं किया है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया है ना। वहीं पर फैंग उससे कहता है कि उसकी चिंता करने के बजाय तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। आखिर मेरे फैमिली का बिजनेस बर्बाद करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब तो तुम्हारे पास रॉकेट लॉन्चर भी नहीं है, अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। उसे देखकर सभी लोग बातें करने लगे होते हैं कि फैंग झांतियान तो हमारा सीनियर है ना, मैंने सुना है कि उसका फैमिली स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइव होने से पहले ही एक हिडन फैमिली हुआ करती थी। इसी तरह से सभी लोग उन दोनों के बारे में बातें कर रहे होते हैं। वहीं पर ये सब सुनकर फैंग उससे कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग ये बोले कि मेरी फैमिली तुम्हें बुली कर रही है, इसलिए मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। अगर तुम मुझे सच सच बता देते हो कि मेढक के तुम्हें निकलने से लेकर बाहर आने तक क्या क्या हुआ था, अगर तुम मुझे सब कुछ बता देते हो तो मैं सिर्फ तुम्हारा एक पैर ही तोड़ूंगा। ये सब सुनकर हान उसके बात को वहीं पर काटते हुए कहते हैं कि बकबक करना बंद करो और चलो मुझसे बैटल करो। तभी वहां पर उनके नया टीचर आकर कहते हैं कि तुम लोग जो कुछ भी कर रहे हो वो सब करना बंद कर दो। क्या तुम लोगों को पता नहीं है कि स्टूडेंट को स्कूल में फाइट करना अलाउ नहीं है? तभी उनके एल्डर ली, जिसका हालत लियांग काफी ज्यादा खराब कर दिया था, वो आगे आकर कहने लगता है कि एक छोटे से टीचर होने के बावजूद भी हमारे फैंग फैमिली में मेडल करने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। ये सुनकर वो टीचर कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम फैंग फैमिली से हो, झाओ फैमिली से हो या फिर ली फैमिली से हो। इस स्कूल के सभी स्टूडेंट को रूल फॉलो करना ही पड़ता है और जो लोग फॉलो नहीं करेंगे उन्हें रूल के अकॉर्डिंग पनिशमेंट दिया जाएगा। और तुम किसी स्टूडेंट के जैसा लग तो नहीं रहे हो, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ नहीं तो मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। ये सुनकर वो बुढ़ा भड़क जाता है और कहने लगता है कि तुम सिक्योरिटी को बुलाओगे? तुम्हारा प्रिंसिपल भी मुझसे ऐसा बात करने के बारे में सोच नहीं सकता है और तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। ये सुनकर वो टीचर भी भड़क जाता है और वो उसे किक मारकर फेंकते हुए कहता है कि तुम काफी ज्यादा बकबक कर रहे थे। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिर ये टीचर कौन है जिसने फैंग फैमिली के सीनियर को पत्ते के जैसे उड़ा दिया। दूसरा कहता है कि वो एक नया टीचर है और उसका कल्टीवेशन लेवल मास्टर लेवल में शायद पहुंच गया होगा। ये देखकर हान सोचते हैं कि हुस्सा में काफी सारे हिडन टैलेंट है, सिर्फ ये टीचर ही काफी ज्यादा पावरफुल निकला। तभी उसका टीचर कहता है कि वो बंदा काफी ज्यादा अनडिसिप्लिन था, इसलिए तुम लोग उससे कुछ भी मत सीखना। तुम लोगों को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, जिन्हें पढ़ाई से प्यार हो, किसी से भी फाइट या फिर मारामारी मत करो, सबके साथ अच्छे से रहो। अगर अब कुछ और नहीं है तो तुम सभी लोग यहाँ से जा सकते हो। ये देखकर फैंग का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वह जल्दी से टीचर को रोक कर कहता है कि अब जबकि स्टूडेंट का फाइट करना अलाउ नहीं है तो मैं रूल को फॉलो करते हुए हान को स्कूल के रिंग में चैलेंज करता हूँ। ये बोलकर वो सोचता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर ये टीचर कहाँ से आ गया है, यहाँ तक कि सीनियर भी उसका बिल्कुल भी मैच नहीं निकला। ये सोचकर वो हान से कहता तो बताओ क्या मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करने की हिम्मत है तुम में? अगर तुम रिजेक्ट करके डरपोक बनना चाहोगे तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूंगा। ये बोलकर वो सोचता है कि मैं तुम्हें रिंग में मार मार कर खत्म कर दूंगा। ये सब सुनकर टीचर उससे पूछता तो बताओ क्या तुम उसका चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहते हो? अगर तुम नहीं करोगे तो स्कूल में कोई भी तुम्हें फोर्स नहीं करेगा। ये सुनकर फैंग को लगता है कि हान एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए वो उसे प्रोवोक करना स्टार्ट कर देता है कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो क्यों ना तुम नील डाउन करके मुझसे माफी मांग लो, मैं तुम्हें जाने दूंगा और दोबारा चैलेंज नहीं करूंगा। तभी हान कहता है अब जबकि हम लोग बैटल करने ही वाले हैं तो क्यों ना हम लोग कुछ बेट पर लगा दे, बोलो क्या तुम में हिम्मत है? ये सुनकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए कहता तो ठीक है, बोलो तुम क्या बेट पर लगाना चाहते हो? हान कहता है कि चलो तुम्हारा फैमिली का मैजिकल वेपन को बेट पर लगाते हैं जिससे तुम्हारा फैमिली ऑन करती है, जिसका यूज करके तुम लोग जिंगसी में सभी कल्टीवेटर को कैद कर लिए थे, द क्रिस्टल स्केप्टर। बोलो क्या तुम में हिम्मत है? अगर मैं जीत जाता हूँ तो वो स्केप्टर मेरा हो जाएगा और अगर मैं हार जाता हूँ तो तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। ये सुनकर वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और सोचता है आखिर से मेरे फैमिली के वेपन के बारे में कैसा पता चल गया। बाहरी लोग सिर्फ यही जानते हैं कि हमारा फैमिली एक मैजिक वेपन को ओन करती है, लेकिन उन्हें एग्जैक्ट पता नहीं है कि आखिर वो किस तरह का मैजिक वेपन है। तभी हान उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है अगर तुम चैलेंज एक्सेप्ट करने से डर रहे हो तो क्यों ना तुम मेरे सामने नील डाउन करके मुझे गॉड क्यों नहीं बुला लेते हो? अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये सुनकर वो भड़कते हुए कहता है कि मुझे तुमसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, मैं बेट करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर हान अपने टीचर को विटनेस बनने के लिए कहता है। इसके लिए वो मान जाता है और इसके बाद वो सभी लोग स्कूल के स्टेडियम में फाइट करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग फैंग के ही बारे में बातें कर रहे होते हैं कि एक हिडन फैमिली के मेंबर होने के कारण वो बचपन से ही कल्टिवेट करते आ रहा है तो वो जरूर हान को काफी आराम से हरा
हरा देगा। वहीं पर हान उससे कहता है कि मैं तो यहीं पर हूँ, मुझे लगता है कि तुम्हें भी तुम्हारा क्रिस्टल स्केप्टर को निकाल लेना चाहिए। फैंग कहता है कि तुम इतना ज्यादा एरोगेंट क्यों हो रहे हो, जैसे कि तुम ही जीतोगे, या फिर तुम ये बोलने की कोशिश कर रहे हो कि मैं अपनी बात से मुकर जाऊंगा। हान कहता है कि हाँ, मुझे लग रहा है कि तुम अपनी बात से मुकर जाओगे, इसलिए जल्दी से अपने क्रिस्टल स्केप्टर को निकालो, नहीं तो मैं फाइट नहीं करूंगा। ये सुनकर फैंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो खुद को शांत करते हुए अपने लोगों को उसे लाने के लिए भेज देता है। और स्कूल में फैंग फैमिली का पैट्रियाज, लोंग फैमिली का एक एल्डर, ब्लैक टर्टल बायोटेक्नोलॉजी का क्वांगसी और लू फैमिली से लू युंजी आती है। उन्हें देखकर सभी लोग थोड़े से चौंक जाते हैं कि आखिर इतने सारे बिग शॉट क्यों आ गए हैं। एक बंदा बताता है क्या तुम्हें पता नहीं कि वो ट्रेजर का वेयर आउट अनजान है और हान ही आखिरी बार उसे देखा था, इसलिए सभी के सभी लोग उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहते हैं। ये सब देखकर फैंग कहता है अब जबकि क्रिस्टल स्केप्टर यहाँ पर आ गया है तो क्या हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। हान कहता है मेरे पास एक लास्ट रिक्वेस्ट है। ये बोलकर वो कहता है कि इस स्केप्टर को सेफ कीपिंग के लिए टीचर को दे दो, मुझे डर है कि कहीं तुम लोग उसे लेकर भाग ना जाओगे। ये सुनकर फैंग काफी ज्यादा भड़क जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि वो हमारे फैमिली का रेयर ट्रेजर है, हम उसे ऐसे किसी को भी छूने नहीं दे सकते हैं। लेकिन उसका फादर कहते हैं कोई बात नहीं, मैं इसे रखने के लिए उन्हें दे देता हूँ, जब तुम डुअल जीत जाओगे तो हम लोग हान को अपने घर में इन्वाइट करेंगे। ये बोलकर वो सोचता है कि फैंग का ताकत फाउंडेशन का लेटर स्टेज में पहुंच गया है और शू हान सिर्फ एक वीकलिंग है जिसने कुछ दिन पहले ही स्पिरिचुअल एनर्जी के कारण ही अवेकन कर पाया है, वो तो फैंग से बिल्कुल भी कम्पीट कर ही नहीं पाएगा। अब जबकि फैंग जीत ही जाएगा तो दूसरों को सेफ कीपिंग के लिए देने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। अभी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उस ट्रेजर के बारे में पता करना। ये सोचकर वो उसे रखने के लिए दे देता है। उसका टीचर उसे लेकर कहता है कि चलो अब तुम लोग डुअल स्टार्ट कर सकते हो। और जैसे ही डुअल स्टार्ट होता है फैंग अपने हाथ का प्लास्टर तोड़कर अपने हाथ को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारा हाथ पैर को तोड़कर तुम्हें धीरे धीरे टॉर्चर करूंगा, तुम्हें मारने से पहले मैं तुम्हें अपने फैमिली का बेस्ट स्किल दिखा देता हूँ। ये बोलकर वो अपना फैमिली का ड्रैगनेट फिस्ट का यूज करता है जो कि उनका फैमिली का बेस्ट स्किल में से एक होता है। वो काफी ज्यादा ब्रूटल होता है और उसका स्ट्रेंथ छुपा हुआ रहता है जो कि उसके अपोनेंट को पता चलने से पहले ही उसे खत्म कर देता है। ऑर्डिनरी कल्टीवेटर उससे बिल्कुल भी डील कर ही नहीं सकता है। वहीं पर शू हान अपने जगह पर से बिल्कुल भी नहीं हिल रहा होता है और वो वहीं पर भूत के जैसा खड़ा होता है। तभी फैंग उस पर हमला कर देता है और सोचता है कि ये स्किल सीखने के लिए मुझे हजारों फ्रेसेस बीस्ट का ब्लड और मेरेडियन को ऑब्जर्व करना पड़ा था और उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि मेरे बॉडी को रिफाइन करने के लिए मुझे काफी सारे बैटल्स होकर गुजरना भी पड़ा था। फैंग उस पर अटैक करके पीछे हटते हुए काफी हैरानी से सोच रहा होता है कि आखिर उसका डिफेंस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। ये देखकर सभी लोग भी बातें करने लगे होते हैं कि आखिर उसका बॉडी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, कहीं वो भी तो पैरानॉर्मल अवेकनर में से एक तो नहीं है ना, और वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव बॉडी के साथ। उन सभी की बातें सुनकर फैंग हंसते हुए कहता है कि अगर तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग बॉडी है भी तो भी तुम बच नहीं पाओगे, मुझे तुम्हें इसका असली पावर दिखाने दो। ये बोलने के बाद हान पर अपने आप ही हमला होने लगता है। ये देखकर हान सोचता है तो इसका मतलब उसका ये फिस्ट इस तरह से अटैक करता है, ये ऑब्वियसली एक इविल तरह का मेथड है, तो इसका मतलब फैंग फैमिली इविल फोर्सेस के साथ भी इन्वॉल्व है। तभी फैंग हंसते हुए कहता है कि जो डार्क एनर्जी ड्रैगनेट फिस्ट से रिलीज होगा वो कल्टीवेटर के मेरिडियन को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइन किया हुआ है। सुहान अब तो तुम सिर्फ और सिर्फ एक गार्बेज बन के रह जाओगे, लेकिन उतना मेरे लिए काफी नहीं है क्योंकि अब मैं तुम्हारे पैर तोड़ने वाला हूँ, तब जाकर तुम नील डाउन करके मुझसे माफी मांगोगे। ये बोलकर वो फिर से उस पर हमला करने के लिए चला जाता है। ये देखकर उसके फादर कहते हैं कि मेरा बेटा ड्रैगनेट फिस्ट को मास्टर कर लिया है, ये बैटल जल्दी खत्म हो जाएगा। वहीं पर हान उसके अटैक करने से पहले उसका हाथ पकड़कर उसे उठाकर पटक देता है। ये देखकर सभी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वहीं पर ये देखकर क्वांसी सोच रहा होता है कि वो जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल है नहीं, पिछली बार उसने मेरे आर्म को तोड़ दिया था, वो कोई एक्सीडेंट तो हो नहीं सकता है। वहीं पर फैंग काफी ज्यादा मुश्किलों से कहता है आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, ड्रैगनेट फिस्ट के अटैक से तुम कैसे बच गए हो। ये देखकर उसका फादर भी चिल्लाते हुए कहते हैं कि अपोनेंट के पास काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी है, ड्रैगनेट फिस्ट से चोट खाने के बाद भी उसके पास फाइट करने का ताकत है, उससे क्लोजली फाइट बिल्कुल भी मत करो, हमारे फैमिली का सीक्रेट पिल का यूज करके उसे तुम सप्रेस करो। ये सुनकर फैंग उससे कहता है कि हान तुमने अब मेरे पास और भी कोई रास्ता नहीं छोड़ा है, अब मैं तुम्हें तुम्हारा जन्म लेने के लिए भी रिग्रेट करवा दूंगा। वहीं पर ये सब देखकर सभी ऑडियंस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि वो तो एक तरह का चीटिंग कर रहा है ना, ये पिल तो किसी का भी कल्टीवेशन को 1-2 लेवल शॉर्ट टाइम के लिए आगे बढ़ा देता है। वहीं पर वो उसे खाकर कहता है कि अब मेरा कल्टीवेशन 2 लेवल बढ़ गया है और अब मैं फाउंडेशन के पीक स्टेज में पहुंच गया हूँ। ये देखकर उसका फादर कहते हैं कि बकवास करने में वक्त जाया करना बंद करो, जल्दी से उसे हराकर उससे पूछताछ करने के लिए लेकर चलो। वहीं पर फैंग सोचता है कि मुझे जल्दी से उसे हराना पड़ेगा क्योंकि इसका असर ज्यादा देर तक नहीं रहेगा और इसका साइड इफेक्ट भी काफी ज्यादा दर्दनाक होगा। ये सोचकर वो हान से कहता है कि मेरी नजरों में तुम सिर्फ और सिर्फ एक चींटी से बढ़कर और कुछ भी नहीं हो। ये बोलकर वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से बहुत ही बड़ा हाथ बना लेता है और उसमें स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ साथ एक तरह का इविल एनर्जी भी होता है। ये देखकर हान अपने मन में कहता है कि तुम्हारा ये गिफ्ट मैं स्वीकार करता हूँ। पास्ट में मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी को रजिस्ट करना पड़ता, लेकिन अब जबकि मेरे पास ये मिस्टीरियस ट्री है जो कि किसी भी तरह के एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करके उससे अपना फर्टिलाइजर की तरह
यूज कर सकता है, तो अब मुझे किसी से भी डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी वो वाला ट्री उसका सभी एनर्जी को अब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर फैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि आखिर वो देखते ही देखते कमजोर कैसे होते जा रहा है। ये बोलकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने पावर को और भी ज्यादा बढ़ाकर उस पर हमला करने लगता है, लेकिन हान वो पावर को भी आराम से अब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखकर फैंग को और भी ज्यादा टेंशन होने लगती है कि आखिर वो हान को हट क्यों नहीं कर पा रहा है, कहीं उस पिल के साथ ही तो कुछ गड़बड़ नहीं था ना, और मेरा बॉडी का पूरा स्पिरिचुअल एनर्जी भी खत्म हो गया है। वहीं पर ये देखकर उसके फादर सोचते हैं कि वो पिल हमारे फैमिली का एक सीक्रेट ट्रेजर है, आखिर वो काम कैसे नहीं कर सकता है। तभी उसका साइड इफेक्ट से फैंग का सर दर्द करने लगता है। ये देखकर हान उसके पास जाते हुए कहता है कि लगता है कि तुम्हें काफी ज्यादा दर्द हो रहा होगा, मैं तुम्हारा हेल्प कर देता हूँ। ये बोलकर वो उसके सर पर मारकर बेहोश कर देता है और कहता है मैं जीत गया। ये देखकर सभी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और तभी हान कहता है अब जबकि मैं जीत गया हूँ तो मुझे मेरा रिवॉर्ड चाहिए। टीचर उसे देने ही वाले होते हैं कि तभी फैंग के फादर उसे रोकते हुए कहते हैं कि वो स्केप्टर हमारे फैमिली का ग्रेटेस्ट ट्रेजर में से एक है, इसलिए उसे मुझे लौटा दीजिए और मेरे फैमिली का रिप्लाई आने का वेट कीजिए। ये देखकर हान उससे कहता तो कि इसका मतलब आप अपनी बात से मुकर रहे हैं। उसके फादर फोर्स स्माइल के साथ कहते हैं कि इग्नोरेंट ब्रैट, ये स्केप्टर तुम्हारे जैसे किसी नोबडी का नहीं हो सकता है। मुझे नहीं पता कि तुमने कौन सा मेथड का यूज करके जीता है, लेकिन तुम ऑनेस्टली तो जीते नहीं होगे। मेरा फैमिली ऐसा रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये सुनकर हान कहते हैं कि सर ये लोग अपनी बात से मुकर रहे हैं, बोलिए अब क्या करें। उसके टीचर कहते हैं कि बैटलिंग एग्रीमेंट के अनुसार मैं ये अनाउंस करता हूँ कि ये स्केप्टर शू हान का होता है और फैंग फैमिली इसे डिनाई नहीं कर सकती है। ये सुनकर मिस्टर फैंग काफी ज्यादा भड़क जाता है और वो उस पर चिल्लाने लगता है कि हमारे फैमिली का अफेयर में तुम बोलने वाले होते कौन हो, मुझे स्केप्टर दे दो वरना ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये देखकर क्वांसी कहते हैं कि शू हान तो काफी ज्यादा नाइव और यंग है, वो सिर्फ एक ही बैटल से उनका ग्रेटेस्ट ट्रेजर को लेने के बारे में सोच रहा है, वो तो यहाँ तक कि टीचर को भी जस्टिस करने के लिए बोल रहा है। लॉन्ग फैमिली का बंदा कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम सिर्फ एक ही बैटल से उनका स्केप्टर ले सकते हो, तुम तो काफी ज्यादा लकी हो कि उन लोगों ने अभी तक तुम्हें मारा नहीं है। यूनजी कहते हैं कि शू हान को शुरुआत से ही स्केप्टर को नहीं मांगना चाहिए था, अब तो इस झमेले में टीचर भी फंस गए हैं। वहीं पर टीचर उसे देते हुए कहते हैं कि मैं इस बैटल का विटनेस हूँ और एग्रीमेंट के रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करना चाहिए और फैंग फैमिली के पास कोई भी हक नहीं है इसे डिनाई करने के लिए। ये देखकर मिस्टर फैंग काफी ज्यादा गुस्सा से आग बबूला हो जाता है और वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन उसके अटैक से टीचर को कुछ भी नहीं होता है, बल्कि वो सिर्फ अपने एक ही उंगली से हमला करता है, जिससे मिस्टर फैंग का हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है। और फैंग का वैसा हालत देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उस टीचर के बारे में ही बातें करने लगते हैं। वहीं पर नीचे पड़े पड़े मिस्टर फैंग उससे पूछता है कितना भयानक कल्टीवेशन के साथ तुम कोई मेयर टीचर तो हो नहीं सकते हो, बोलो कौन हो तुम। ये देखकर हान सोचता है कि ऑफकोर्स ली काइसन कोई मेयर टीचर नहीं है, बल्कि वो हुशे स्टेट का मोस्ट फेमस मास्टर है। प्रीवियस लाइफ में वो गवर्नमेंट का काफी ज्यादा पावरफुल मास्टर था, लेकिन किसी कारण से वो स्पिरिचुअल पावर के अवेकनिंग के अर्ली स्टेज में वो हमारी स्कूल का टीचर बनकर रहा था। यहाँ तक कि लेट स्टेज में भी वो काफी ज्यादा फेमस था और काफी ज्यादा अचीवमेंट को अचीव भी किया था। तभी ली काइसन अपना नाम बताता है। ये सुनकर क्वांसी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरानी से कहता है कि वो तो पांचों साउदर्न प्रोविंस का नंबर 1 मास्टर है। और वो नीचे आते हुए कहता है तो आप ही मिस्टर ली है, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। ये सुनकर ली अपना मुंह फेरते हुए मिस्टर फैंग से कहता है तो बताइए क्या आपको अभी भी कुछ कहना है। वो कहता है तो आप ही मिस्टर ली है, मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे अब कुछ नहीं कहना है। ये बोलकर वो सोचता है कि मेरा फैमिली गवर्नमेंट के मास्टर को ऑफेंड करना अभी अफोर्ड नहीं कर सकता है, लेकिन मैं हान को अपने स्केप्टर लेने भी नहीं दे सकता हूँ। तभी ली काइसन अनाउंस करते हुए कहता है कि अब जबकि तुम्हें कुछ कहना नहीं है तो मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि इस बैटल का विनर हान है और स्केप्टर उसका होता है। और हान से कहता है कि हमारे स्कूल का भी कुछ रूल है, अगर कोई भी उसे ब्रेक या फिर तुम्हें बुली करने का कोशिश करेगा तो तुम मुझसे कह सकते हो। हान ठीक है बोलकर सोचता है कि ली काइसन मैन ऑफ इंटेग्रिटी है, अगर मैंने इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया होता तो इस स्केप्टर को लेने में मुझे बहुत ही ज्यादा पापड़ बेलने पड़ जाता। तभी ली काइसन सबसे कहता है कि अब तुम सभी लोग यहाँ से जा सकते हो और आगे कहते हैं कि आई होप कि तुम सभी लोग इस बैटल से कुछ ना कुछ सीखे होगे, तुम्हें अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहिए और वही करना चाहिए जो तुमने बोला हो। ऐसे करने से तुम खुद का, अपने फैमिली का और अपने कंट्री को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। तभी जाते हुए मिस्टर फैंग हान से कहता है कि मैं तुम्हें स्कूल में छू नहीं सकता हूँ, तो क्या हुआ, तुम जिंदगी भर तो स्कूल में नहीं रहोगे ना। ये देखकर फैंग अपने फादर से कहता है कि वो हमारा फैमिली का सबसे इंपॉर्टेंट वेपन है, हम उसे ऐसे तो नहीं जाने दे सकते हैं ना। ये सुनकर उसका फादर उसी पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। ये बोलकर वो उसे पीटते हुए वहां से लेकर चले जाते हैं। तभी लॉन्ग फैमिली का बंदा हान को रोकते हुए कहता है कि तुम्हारे नाम शू हान है ना, क्या तुम मुझे जानते हो। हान उसे देखकर कहता है कि तुम्हें देखने में जाना पहचाना लग रहे हो, क्या तुम लोंग बाउतियन को जानते हो, क्योंकि तुम दोनों थोड़े थोड़े एक जैसे दिखते हो। ये सुनकर वो चिल्लाते हुए कहता है कि थोड़ा बहुत नहीं, हम दोनों बहुत ही ज्यादा एक जैसे दिखते हैं क्योंकि हम दोनों ट्विंस हैं। ये सुनकर हान कहता है ओ अब मुझे याद आ गया, क्या तुम्हें वो जीनियस कल्टीवेटर लोंग आउतियन हो जिसके बारे में उसने मेंशन किया था। ये सुनकर वो कहता है कि मेरा भाई का नाम मेंशन करने का कोई हक तुम्हें नहीं है, तुमसे डील करने के लिए मैं तो अकेले ही काफी हूँ, तुम्हारे मरने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुमने लोंग बाउतियन को मारा क्यों। हान कहता है कि उसने पहले मुझ पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया था, इसलिए वो मरना डिजर्व करता था। ये सुनकर वो गुस्से में कहता है कि ली काइसन के प्रोटेक्शन के बावजूद
भी तुम स्कूल में सेफ नहीं रह पाओगे। मेरा नाम याद कर लो, मेरा नाम लोंग लिंगथियान है और मैं कल ही इस स्कूल में ट्रांसफर हो रहा हूँ और मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। ये देखकर यूनजी उससे पूछती क्या तुमने सच में लोंग बाओतियन को मार दिया है? हान हाँ में जवाब देकर सोचते कि फैंग फैमिली का ट्रेजर लेने के बाद अब लोंग फैमिली का बारी आ गया है। लोंग फैमिली का तीनों बेटों में से लोंग बाओतियन का कल्टीवेशन सबसे कम है और बाकी के 2 लोग जीनियस है, जिसमें कि लोंग लिंगथियान अपने फैमिली का एंसेस्ट्रल लैंड में स्पिरिचुअल एनर्जी के रिवाइव होने से पहले ही काफी ज्यादा कल्टीवेट कर रहा था और रिवाइव होने के बाद उसने काफी सारे स्पिरिचुअल फ्रूट को खा लिया है और वो अभी और भी ज्यादा ताकतवर बन गया है। तभी यूनजी कहते उसने क्लाउड लिस्ट के रैंकिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। ये सुनकर हान उसे याद दिलाने के लिए थैंक्स बोलकर कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे उससे फाइट करने का इंतजार रहेगा। तभी क्वानसू उससे कहता है कि तुम काफी ज्यादा लकी हो कि मेटे के निकल जाने के बाद भी तुम बच गए हो और तुमने फैंग झांतियान को भी हरा दिया है और तुमने उसका ट्रेजर भी ले लिया है। उसके लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा कांग्रेचुलेशन और तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम क्वांसी है। तुम हमारे कंपनी के हेडक्वार्टर में क्यों नहीं आते हो? मैं तुम्हें कुछ स्पिरिचुअल फ्रूट्स ट्रीट करूंगा। हान मना करते हुए कहते हैं कि आपका कंपनी सिर्फ लोगों को मारते रहता है, वो सच में काफी ज्यादा स्कैरी है। क्वांसी कहते हैं कि तुम जरूर मजाक कर रहे होगे ना, मेरा कंपनी डेंजरस हो सकता है लेकिन तुम्हारा सिचुएशन और भी ज्यादा डेंजरस है। तुमने दोनों बिग फैमिली को ऑफेंड कर दिया है। फैंग फैमिली लोकल बड़ा कल्टीवेशन फैमिली है तो वहीं पर लोंग पूरे स्टेट में फेमस कल्टीवेशन फैमिली है। अगर तुम्हारे स्कूल तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर रहा होता तो अब तक तुम मारे जा चुके होते। इसलिए अगर तुम हमें ज्वाइन करने के लिए तैयार हो तो हम लोग तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। हान कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारा पर्पस मुझे प्रोटेक्ट करना नहीं बल्कि उस मिस्टीरियस ट्री का पता लगाना है। ये सुनकर वो भड़कते हुए कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा अनग्रेटफुल हो रहे हो। हान कहते हैं कि हाँ मैं हो रहा हूँ। ये बोलकर वो उससे कहता है अपने काम से काम रखो। ये सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो अपने गुस्से को शांत करते हुए कहता है कि तुमने पहले ही उन दोनों को ऑफेंड कर दिया है और क्या तुम सच में मुझे भी ऑफेंड करना चाहते हो? एक बार तुम फिर से सोच लो। माना कि तुम्हें स्कूल में कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन मेरे कंपनी के पास तुम्हें खत्म करने का काफी सारे तरीके हैं। ये सुनकर हान भड़क जाता है और कहता है कि मुझे धमकाने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? ये सुनकर वो भी भड़क जाता है, लेकिन तभी उसे ली काइसन याद आ जाता है। उसे याद करके वो कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि तुम हमारे हाथ में मत पड़ जाना, नहीं तो तुम्हारे लिए वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा और तुम मुझे चुपचाप उस मिस्टीरियस ट्री के बारे में बता दो, नहीं तो। उसका ये बात पूरा करने से पहले ही हान उसे एक झापड़ा लगा देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी यूनजी उसे रोकते हुए कहते हैं कि भूलिए मत कि मिस्टर ली ने क्या बोला था, आप यहाँ का रूल नहीं तोड़ सकते हैं। ये सुनकर वो काफी ज्यादा भड़क जाता है और वहां से जाने लगता है। ये देखकर यूनजी उससे कहते हैं कि तुमने तो मुझे स्पीचलेस कर दिया है, मेरे फैमिली को छोड़कर तुमने नेंदो सिटी के सभी लोगों को ऑफेंड कर दिया है। तभी क्वांग से मुड़ते हुए कहता है कि मैं तुम्हें एक चीज बताना भूल गया कि क्या लियांग तुम्हारा दोस्त है? ये सुनकर हान उससे पूछता है क्या वो तुम्हारे पास है, आखिर तुमने उसके साथ क्या किया? वो ये बोलते हुए वहां से चला जाता है कि एक दिन के बाद जिंगसी के एंट्रेंस में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, अगर तुम नहीं आओगे तो हम लोग लियांग को मार देंगे। ये देखकर यूनजी उससे कहते हैं कि तुमने उसका पावर तो देख ही लिया है ना, और उसका कंपनी तो और भी ज्यादा पावरफुल है। अगर तुम रेस्ले लियांग को बचाने चले जाते हो तो मुझे डर है कि तुम मारे जाओगे। हान कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इतना ज्यादा एरोगेंट नहीं हूँ कि पूरे कंपनी को अकेले चैलेंज करूंगा, लेकिन मुझे फिर भी जाना ही है और मैं तुम्हारे फैमिली को अपने साथ चलने के लिए इन्वाइट करूंगा। ये सुनकर वो उससे पूछती है कि अगर तुम मेरे फैमिली की हेल्प चाहते हो तो मुझे अपने फादर से पूछना पड़ेगा और तुम अपने दोस्त को बचा पाओगे या फिर नहीं बचा पाओगे वो तो सिर्फ लक पर ही डिपेंड करता है। वैसे भी हमारे फैमिली का बिजनेस मैटर के कारण उनसे बहस चलते रहता है। तभी हान कहता है कि मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हारे फैमिली से हेल्प नहीं मांग रहा हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हारे फैमिली को एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। यूनजी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर इसका क्या मतलब है, लेकिन हान वहां से जाते हुए कहता है कि मुझे अभी कुछ काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ, मैं बाद में तुम्हारे घर आ जाऊंगा, तब तुम मुझे अपने फादर से इंट्रोड्यूस करवा देना। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। ये सुनकर वो गुस्से में चिल्लाने लगती है कि कम से कम मुझे क्लियरली तो बता दो कि आखिर तुम करने क्या वाले हो, और वैसे भी मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए अग्री हुई भी नहीं हूँ। इसके बाद हान को दिखाते हैं जो कि स्कूल के ब्रॉडकास्टिंग रूम में जाता है। पिछले लाइफ में वो काफी ज्यादा गरीब था, इसलिए वो यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब किया करता था और यहाँ पर उसे कोई भी विजिट करने नहीं आता था, इसलिए अब वो उसे अपने कल्टीवेशन के लिए यूज करने जा रहा होता है। वो फैंग फैमिली के ट्रेजर को तोड़कर उसमें से 5 एलिमेंट वाला एक सीड को निकालता है। परफेक्ट फाउंडेशन स्टेज में पहुंचने के लिए उसे 5 एलिमेंट सीड चाहिए होगा, और अभी जो उस ट्रेजर में से निकला होता है वो अर्थ एट्रीब्यूट और डिफेंस पावर का होता है। हान उसे निकालकर उसे उस बोतल में रख देता है जिसमें से पहले से एक रखा होता है, और उसके प्रीवियस लाइफ के इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ब्लैक टर्टल बायोटेक्नोलॉजी कंपनी, लू फैमिली और लोंग फैमिली सबके पास एक एक 5 एलिमेंट का सीड होता है। इसके बाद वो अपने उस स्टोरेज बैग को खाली कर देता है जिसमें से काफी सारे वेपन निकलता है, जो होता तो ऑर्डिनरी है लेकिन वो सभी के सभी टॉप आयरन से बनाया हुआ होता है, जो कि उसका फर्नेस बनाने के लिए काफी होता है। उसका प्रीवियस लाइफ में जब उसका कल्टीवेशन गॉड लेवल में पहुंच गया था तब उसका फर्नेस रिफाइनिंग स्किल अनमैच्ड था, और वो हेवनली एलेक्जर फॉर्मूला का भी बना लिया था, और ज्यादातर लोग उसे एलेक्जर गॉड भी कहा करते थे। वो जेन्युइन रिफाइनिंग स्किल का यूज करके उन सभी वेपन को मेल्ट करके उससे एक फर्नेस तैयार कर लेता है, और तैयार करने के बाद वो स्कूल से जाने लगता है। और वो जा ही रहा होता है कि तभी उसे किसी का कॉल आता है और वो देखता है तो उसे वो कॉल की होती है। और यहीं पर इस एपिसोड
एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।